अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी तक जो है ना वो हम बीएससी की 2 बुक्स को पढ़ चुके हैं और आज जो है ना फ़िज़िक्स का पेपर सी जो बीएस और उसके अंदर पढ़ाया जाता है। आप लोग ये देख रही हैं चैप्टर नंबर जो है ये हेलेडे रेज़निक से है और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हम बुक जो है ना वो कलीम अख्तर की कोई यूज़ कर रहे हैं, कोई मजीद सन्स की यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों ये सारी बुक्स जो है ना ये हेलेडे रेज़निक के चैप्टर्स को ईज़ी वर्डिंग करके बनाई गई है। तो इसलिए आप कोई भी बुक को यूज़ करके इसकी तैयारी कर सकते हो। हेलिडे रेज़निंग ना पढ़ने का मकसद सिर्फ़ ये है कि उसको मैं यहाँ पर अगर तस्वीर भी बना लेती हूँ, तो वो आप लोगों को क्लियर ही नहीं होगा क्योंकि वो इतनी बारीक वर्डिंग लिखी हुई है। इस वजह से सिर्फ़ हम ये बुक पढ़ते हैं, बाकी ये एंड टू ईज़ बिल्कुल उसी के मुताबिक है और एक-एक टॉपिक जो है ना वो उसका इन बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और लास्ट जो है ना वो जो पेपर बी पढ़ा है ना, उसके अंदर हमने मेन चीज़ थर्मोडायनामिक्स ही पढ़ी है। तो प्लीज़ ये कमेंट्स करने से पहले एक दफ़ा वीडियो देख लिया करें कि वीडियो में हमने जो है ना वो क्या एक्सप्लेन किया होता है। हाँ जी, तो ये जो बुक है ना ये जो चैप्टर्स हैं चैप्टर्स 127, 28, 9 सो ऑन ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं और ये सारे चैप्टर पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक को जो है ना आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो ये सेकंड ईयर की एक्सटेंशन, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि हम लोग सेकंड ईयर के अंदर नहीं पढ़ते। तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है और जो है ना काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पिछली बुक थी उसको आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन इसको आपने पूरा दिन देना है और पूरे जो है ना इसको कोई चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। तो लेकिन मैं आपको बताऊँगी आप लोगों को बल्कि सामने ही आ जाएगा कि कौन-कौन से पास्ट पेपर्स के अंदर जो है ना हम लोगों ने क्वेश्चंस पेपर के अंदर आए हुए हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 40 मैक्सवेल इक्वेशन है, इसका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर लाज़मी जो है ना वो पूछा जाता है। ठीक है? तो स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये तो सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं उसके अंदर एफएससी के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो ग्लास के ऊपर कौन-सा चार्ज होता है, रबड़ के ऊपर कौन-सा चार्ज होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने सिर्फ इंकजेट प्रिंटर पढ़ा है और ज़ीरोग्राफी पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग स्प्रे ये भी डेली लाइफ के अंदर भी जो है ना ये जो गाड़ियों वगैरह को पेंट होता है, तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट के मतलब पहले उसको जो है ना वो एक चार्ज दे दिया जाता है और जो पेंट होता है उसका ऑपोजिट चार्ज उसके ऊपर लगा दिया जाता है और उसके बाद स्प्रे किया जाता है, तो इससे एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं होती, इवन कोटिंग हो जाती है। जब जैसे हम पूरी गाड़ी को पॉजिटिव चार्ज कर दे देते हैं, उसके बाद जब से स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे वाला जो पेंट होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो है ना पॉजिटिव के साथ स्टिक होकर न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। इसी तरह से पाउडर कोटिंग, तो पाउडर भी ये भी चार्जेस के जरिए होती है, चार्ज करके ठीक हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है ज़ीरोग्राफी बिल्कुल वही अगर आप लोगों ने अच्छे से वहाँ से तैयार किया हुआ है, तो इसको जस्ट आप लोगों ने रीड आउट करना है। इसमें से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था टोनर के ऊपर चार्ज, टोनर की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए और इसके अलावा जो है ना वो जो आप लोगों के पास रोटेटिंग ड्रम है उसका मटीरियल, ठीक है? ये यहाँ पर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर लिखा हुआ है, इसको भी अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हॉल इफेक्ट शोज़ इन मेटल, द नेगेटिव चार्ज आर फ्री टू मूव। हॉल इफेक्ट क्या होता है? इन मेटल्स द एटम्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पर जो है ना कंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये हाल से इफेक्ट के मुताबिक ही लिखा हुआ है। इन इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर इवन वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये जो तादाद है ना ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ये 10 पावर 23 वन इलेक्ट्रॉन एंड इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, इसके अंदर कितने होते हैं 10 पावर 10 टू 10 पावर 12। अब ये चीज़ें हम लोगों ने एफएससी के अंदर नहीं पढ़ी हुई, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ से अच्छे तरीके से इसको करना है। मैं अगेन बता रही हूँ कि इस बुक में से बहुत सारा पेपर आता है। अच्छा जी, एडिंग स्मॉल क्वांटिटी इम्प्योरिटीज़ किस तरह से जो है ना हम अच्छा और कितने हैं ना 1 एटम इन 10 पावर 6 टू 9, तो ये जो है ना ये भी लाइन पेपर में आ जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयड वोल्टेज, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये मेथड है डिफरेंट, लेकिन जो मोस्टली जो है ना वो अडॉप्टेड डोपिंग है। अच्छा उसके बाद पॉइंट चार्ज क्या होता है, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर क्वार्क्स के बारे में बताया हुआ है कि हमारे पास जो है ना वो क्वार्क्स से मिलकर जो है ना ये बनते हैं और क्वार्क्स का चार्ज होता है +2 मतलब हम जो फ्रैक्शनल चार्ज होता है क्वार्क्स के ऊपर और उतने टाइम्स इलेक्ट्रॉन के होता है, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक हो गया? व्हेन विद द अच्छा व्हिच इज़ इन द चेंज ऑफ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विद द ज़ीरो चार्ज इज़ मेड ऑफ 2 -1/3 क्वार्क्स एंड 1 +2/3 क्वार्क्स। तो इन क्वार्क्स के नाम जो है ना ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी क्या है।
जो अप क्वार्क होती है, या अच्छा सॉरी, आप लोगों ने एफएससी के अंदर पढ़ा हुआ है ये सारा। एफएससी के अंदर हर क्वार्क का नाम लिखा हुआ है, साथ चार्ज लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने एफएससी में से देख के, अब ये इतना लंबा तो टाइम नहीं है कि मैं हर एक एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप लोगों ने ये जहाँ जो जो चीजें बताई हुई है ना, यहाँ पर हर क्वार्क के साथ उसका जो है ना वो चार्ज कैलकुलेट करना है, वैसे कि मैंने आप लोगों को करके भी बताया हुआ है। प्रोटॉन का चार्ज ये पेपर के अंदर आया हुआ है कि कितनी क्वार्क, जो प्रोटॉन है वो कौन कौन सी क्वार्क से मिलकर बनता है, और न्यूट्रॉन है वो कौन कौन सी क्वार्क से मिलकर बनता है within the proton and neutron, but it is impossible to create a free quark। जो क्वार्क है हमेशा बाउंड स्टेट में होती है, या बेरियॉन्स बनाती है, या लेप्टॉन्स बनाती हैं, या हेड्रॉन्स बनाती हैं, लेकिन क्वार्क जो है ना फ्री स्टेट में नहीं होती। ये भी यहाँ से आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी अगर हमने देखना है ना, यहाँ पर जैसे पेयर एनिलिशन है, डिके ऑफ पाई मिजोन है, तो इन सब के अंदर जो है ना चार्ज नंबर जो है ना कंजर्व रहता है। जिस तरह से हम अगर वैसे बात करते हैं ना, तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास जो है ना वो हर रिलेशन के अंदर लाजमी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, डिके ऑफ पाई मिजोन, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पाई मिजोन है वो दो गैमा रेज में डिका होता है। न्यूट्रॉन ये तो सिंपल जो है ना वो न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड नियोन, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बीटा डिके की रिएक्शन है। और उसके बाद डी डी रिएक्शन, ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने तैयार करने हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब, अच्छा ये भी पेपर में आया हुआ था, जब दो ड्यूट्रॉन मिलते हैं तो क्या बनता है। ठीक हो गया। तो ये देखिए पहले चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पेपर में आ गए हैं, एक पिछले वाले पेज पे आया हुआ था और एक यहाँ से आया हुआ है। तो दो क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद कूलम्स लॉ, वही जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। आप लोगों को यहाँ की इसकी जो एप्सिलॉन नॉट की और के की वैल्यू पता होनी चाहिए। सारा कुछ ये तो वैसा ही है जैसा कि हम लोग जो है ना पहले कर आए हैं। कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ की कंपैरिजन, ये भी हम लोगों ने पहले कर लिया है। सिमिलैरिटी एंड, और ये अच्छा ये भी पेपर में आया हुआ था। कूलम्स लॉ जो है ना वो किसके साथ, ग्रेविटेशनल का जो लॉ है वो किसके साथ जो है ना वो रिजेंबल करता है, न्यूटन्स लॉ एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सारी चीजें वही हैं जो हमने एफएससी में की हुई हैं और कैलकुलेट भी की हुई हैं, लेकिन जहाँ पर जो है ना कैलकुलेट किया हुआ है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, और उसके अलावा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये डाइपोल मोमेंट, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इफ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द डाइपोल इज लार्ज एज कंपेयर टू द सेपरेशन डी, देन द डाइपोल विल बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज। अब हम लोगों ने रिंग वाला भी नहीं किया हुआ, तो रिंग वाले चार्ज के अंदर आप लोगों के पास ये भी बताया जा सकता है कि अगर जेड एक्सिस को हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो है ना 3/2। फिर इसका भी लॉन्ग डिस्टेंस के जरिए भी पूछा जा सकता है। और इफ जी इज इक्वल टू जीरो, मतलब इन साइड आ जाएगा, स्फेयर के इन साइड आ जाएगा ना, रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज है और उसके इन साइड फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये देखेंगे, मैं दिखा भी देती हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर जी जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है, अगर ये देखें ना ये जी एक्सिस है ना, अगर ये जी जीरो हो गया तो हम इन साइड आ गए ना। तो पॉजिटिव चार्ज के इन साइड जो है ना वो चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये हम लोगों ने गाजीज लॉ से प्रूव किया था। तो यहाँ पर दूसरे तरीके से प्रूफ किया हुआ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट डिस्क ऑफ चार्ज। तो इसकी भी वैल्यू अंत तक आप लोगों ने तैयार करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड टू ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज, ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, ये तो इजी है। लेकिन यहाँ पर जो है ना इसकी वैल्यू चेंज आती है ड्यू टू, अच्छा सॉरी वो हमने किया था ड्यू टू इन्फिनिट शीट, ये लाइन, दोनों का फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसकी वैल्यू भी लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, तो ये भी जो है ना आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह से भी आ जाता है कि अगर हम लैम्डा को चेंज कर दें। अब लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर है ना लैम्डा। ये देखिए चार्ज पर यूनिट जेड एक्सिस। तो अगर हम इसको ज्यादा कर दें या कम कर दें, अगर लेंथ को चेंज कर दें तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। मोशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टा इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये रिलेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें आप लोगों ने तैयार करनी है। और देखें कि पोटेंशियल एनर्जी है पी डॉट ई, और टॉर्क किसके बराबर है, पी क्रॉस ई। दोनों क्वांटिटी का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज को जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप लोगों के साथ एक और चीज यहाँ पर डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या है कि जब थीटा जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और जब थीटा 180 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी गाजेस लॉ। गाजेस लॉ ये भी सेम वही बताया हुआ है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया हुआ है, और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा जी, यहाँ पर एक नई चीज आई है, डिफरेंशियल एंड इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गाजेस लॉ।
तो ये जो है ये इंटेग्रल फॉर्म बताई हुई है गाउस लॉ की। एंड दिस इज द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ई, इसको हम लिखते हैं डेल डॉट ई बराबर है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, तो प्लीज अपनी बुक के ऊपर जो है ना आप लोग नोट डाउन कर लें। डाइवर्जेंस किसके बराबर होती है, डेल डॉट ई। तो ये है इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गाजीज लॉ, दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर द गाजीज लॉ। ये इंपॉर्टेंट है और एक पेपर को छोड़ हर पेपर के अंदर ये चीज लाजमी आई हुई है, एक जो है ना वो मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज अपनी बुक पे। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। तो इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से जो है वो देखें, हमने पहले भी इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से पिछले चैप्टर के अंदर भी फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो दूसरे प्रोसेस से किया। अब यहाँ पे गाजेस लॉ को अप्लाई करके करेंगे, तो इसकी भी वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर ओवर एप्सिलॉन नॉट। प्लीज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक शीट ऑफ चार्ज में ये शीट आ गया, शीट में फर्क है, इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद यहाँ पर आ गया है जी यूनिफॉर्म शेल ऑफ चार्ज बिहेव्स फॉर ऑल external points as if it are its charge were concentrated at its center। तो अगर दूर है तो चार्ज जो है ना वो सेंटर पे कंसीडर किया जाता है, और इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर जो है ना हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज exerts no electrostatic force on charge particle placed inside the shell। तो इनसाइड ये भी गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग एफएससी के अंदर करके आए हैं, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ ए थ्योरम। तो इज इक्वल टू जीरो इनसाइड द चार्ज स्फीयर। अच्छा, अगर आउटसाइड होता है तो ये इस तरह से है, मतलब पॉइंट इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज। तो इसकी वैल्यू जो है ना ये इस तरह से निकालेगी, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गाउस लॉ। तो इसको भी बस रीड आउट कर लीजिएगा, इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एडेड टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स मूव्स इंटायरली टू इट्स आउटर सरफेस नन ऑफ एक्सेस चार्ज इज फाउंड। तो इसको भी बस रीड आउट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी जस्ट रीड आउट करना है। और अच्छा, इसके बाद ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटीरियर में जो है ना अगर दो सेम चार्जेस हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो क्या होगा, फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सॉरी बाहर जो है वो जीरो होगी, और अंदर जो है ना वो इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज चार्ज फ्री रीजन। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है ना लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो उसका जो है ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन इंटरनल नहीं होगा। ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सेम आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक, अच्छा उसके बाद हमने फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालेंगे। इसका फाइनल रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये डायपोल मूवमेंट की फॉर्म में है, ठीक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो इसका भी रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर भी आप लोगों को पता होना चाहिए द डिस्क बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज फॉर ए केस z ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर देन जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ना पोटेंशियल जीरो होता है। तो इसको भी आप लोगों ने रीड करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला रिलेशन है, इज इक्वल टू डेल डॉट। अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन आ गई है, वहां पर हमने क्या किया था, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो यहाँ पर जो है ना हम क्या कर रहे हैं, इसको डेल आर कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी ग्रेडियंट के बराबर है। ई जो है वो माइनस नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए है, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इसको भी बस रीड आउट कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन छोड़ना तो आपने कुछ भी नहीं है ना। कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक, Q इज इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो आप लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाती है हमारे पास। वो ये है कि हमने कैपेसिटेंस जो है ना वो हर मटेरियल की कैलकुलेट की हुई है। जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, तो आप लोगों ने इसको भी तैयार करना है। इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ओवर लॉग बी ओवर ए। तो यह फाइनल रिलेशन आप लोगों ने सबके तैयार कर लेने हैं। और ये देखें ये ज़्यादा है, कैपेसिटेंस ऑन एन आइसोलेटेड स्फीयर C is equal to 4 pi epsilon naught R।
और इसकी एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 CV²। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात डिस्कस करनी थी, पता नहीं एफएससी के लेक्चर के टाइम में डिस्कस किया कि नहीं। अच्छा, U जो है एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के बराबर होती है ना। तो ये एफएससी के अंदर भी मैंने क्वेश्चन बच्चों को जो है ना वो पेपर के अंदर आया हुआ था लास्ट ईयर, कि अगर जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम रखते हैं तो एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो देखें, है तो ये डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन जो यहाँ पर E² है ना, तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट या अगर हम कोई भी मीडियम रखते हैं तो ई जो है ना वो स्केयर के साथ डिक्रीज कर रहा है एप्सिलॉन आर के रखने से, मौजूदगी से। मतलब अगर हम कोई मीडियम रखते हैं तो उसका असर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ई आर के, लेकिन जो ई है जिसके स्केयर की प्रोपोर्शनल है वो डबल इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से एनर्जी डिक्रीज होगी। मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने से एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि हमारे पास ई जो है वो स्क्वायर के साथ डिक्रीज हो रहा है और एप्सिलॉन नॉट जो है ना वो वैसे इंक्रीज हो रहा है, तो स्क्वायर वाला फैक्टर ज्यादा है, इस वजह से यू जो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, ये भी यहाँ पर जो है ना वो आप लोगों ने पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी से ज्यादा होती है। फैक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एफ इज इक्वल टू 1, ये दोनों का बताया हुआ है कि क्या क्या है। उसके बाद है ये पोलराइजेशन के बारे में, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। अच्छा जी। अच्छा, गासेस लाइन डाइलेक्ट्रिक की भी जो है ना वो आप लोगों ने, ये स्टेटमेंट है, ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है, ये पेपर में आ सकती है। वट जो है ना वो इक्वेशन ये एक्सप्लेन करती है, क्या कर रही है एक्सप्लेन इक्वेशन, दिस इज द गासेस लाइन दी डाइलेक्ट्रिक। सिर्फ इसका लास्ट ऑफ जो है ना वो आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद करंट एंड रेजिस्टेंस के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर एक नया फैक्टर ऐड हो जाता है, करंट डेंसिटी। हाँ जी, अब करंट एंड रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नया फैक्टर ऐड हो जाता है, करंट डेंसिटी। इसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो ये जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है ना वो करंट बराबर होता है J.A के, क्योंकि वैसे तो इसकी डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की वैल्यू जे करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, तो जब यहाँ पर ले जाते हैं तो करंट चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो ये J.A के बराबर होता है। जे जो है ना हमारे पास करंट करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरा ये करंट जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, वाइल करंट डेंसिटी इज इट्स क्रॉसपेंडिंग। माइक्रोस्कोपिकली जिसको हम डील करते हैं वो क्या है, करंट डेंसिटी, और करंट जो है ना वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो करंट डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, -NeVed, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई जो है चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दोनों के दरमियान रिलेशन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डेरिवेशन की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसके साथ नेगेटिव साइन है, ये भी आप लोगों को तैयार होना चाहिए, और इसका यूनिट। ठीक हो गया। रेजिस्टेंस क्या है, वी ओवर आई, रेजिस्टिविटी रो एल ओवर ए, इसको भी हमने करंट डेंसिटी की फॉर्म में करना है। जे इज इक्वल टू सिग्मा ए, दिस इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। वी इज इक्वल टू आई आर, क्या है, मैक्रोस्कोपिक, और जे इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, जे क्या है, रेजिस्टिविटी, सॉरी, जे क्या है, करंट डेंसिटी, करंट, मैं इसके यहाँ पे लिख देती हूँ इसका, जे क्या है, करंट, इसको मैं आई से डिनोट करती हूँ, ठीक है। और सिग्मा क्या है, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, ये देखें रो 1/सिग्मा, या रो भी कह सकते हैं, ये भी जो है ना वो 1/सिग्मा इज इक्वल टू रो। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, और ई जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आर आ गया, और आर इसके 1/रो आएगा ना, और यहाँ पर ई क्या है, वी, तो ये इधर चला जाएगा, तो वी इज इक्वल टू आई आर। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, करंट डेंसिटी वाला टॉपिक आप लोगों ने नहीं छोड़ना। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर है, और उसके बाद है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ हम लाइए, अगेन वही चीज आएगी, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। एनालॉजी बिटवीन करंट एंड हीट फ्लो, तो करंट जो है वो भी जो है ना वो डीवी पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो हीट है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। ये थर्मल कंडक्टिविटी है, और इसमें क्या आती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये है डी क्यू ओवर डी टी, ए सिग्मा डी वी, दिस इज द माइनस साइन इंडिकेट द करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, और ये वैल्यू लिखी हुई है। उसके बाद है रो की वैल्यू क्या होती है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता होता है, सॉरी यहाँ से तो रह गया।
ओहम्स लॉ के मुताबिक जो एक्सलेरेशन है वो ई ओवर एम के बराबर होता है, और मीन फ्री पाथ इज द टफ फ्री टाइम मीन कोलिजन। तो ये टाइम जो है ना, ये मीन फ्री पाथ है, ये मीन फ्री टाइम है, कितना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम टेंडेंसी ऑफ द एटम्स टू ड्रिफ्ट डिस्ट्रॉय। तो और ये भी जो है ना, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, टा की वैल्यू आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। उसके बाद रो कंडक्टिविटी, the equation gives the value of the electrical resistivity, sorry, it is clear from the equation that resistivity of the metal does not depend upon the magnitude of electric field। तो resistivity की ये वैल्यू भी आप लोगों ने तैयार करनी है। ये चैप्टर काफी जो है ना वो, चाहे आप इसको 2 दिन लगा के कर लें, ठीक है। उसके बाद ओहमिक डिवाइस, ओहमिक क्या होते हैं, नॉन ओहमिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर होती है, जाउल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ये 20 की स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी आप लोगों ने एफएससी में भी की होगी, इसके अंदर ये जो टेम्परेचर रेंजेस हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिजिस्टर 4.2, मर्करी लॉस्ट इट्स रेजिस्टिविटी एंड बिकम परफेक्ट कंडक्टर द रेजिस्टिविटी। तो ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जिस टेम्परेचर के बिलो वो कर देता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और जो है ना सेमीकंडक्टर के अंदर ये सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, तो ये सुपर कंडक्टर को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ये आप लोगों ने एफएससी में भी किया हुआ है, लेकिन इसकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से, ठीक हो गया। ये देखें अगेन लिखा हुआ है टी सी इज इक्वल टू 4.2। तो अगर 4.2 उसका है तो, कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप लोगों ने याद करनी है, टेम्परेचर की वैल्यूज याद करनी है। और उसके बाद सीरीज ऑफ सेरेमिक मटेरियल वाज डिस्ट्रॉयड व्हिच हैज कंपैरेटिवली हाई क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 90 केल्विन। द रिसर्च इज इन प्रोग्रेस टू डिस्कवर सच मटेरियल विच शो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर एट रूम टेम्परेचर। तो अभी तक जो है ना वो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है ना वो डिस्कवर नहीं हुए, और इनकी एप्लीकेशंस भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये देखें ये मिनिएचुराइजेशन, ये मैंने आप लोग को बताया था ना कि मिनिएचुराइजेशन के अंदर भी जो है ना सुपर कंडक्टर यूज होते हैं। मिनिएचुराइजेशन का मतलब ही मैंने आपको बताया था कि स्मॉल जो है ना मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, इनका साइज को स्मॉल करना क्या कहलाता है, मिनिएचुराइजेशन। टू स्मॉल टू मेक द स्मॉलर साइज इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मिनिएचराइजेशन। उसके बाद डीसी सर्किट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी हम लोगों ने एफएससी के अंदर पढ़ ली थी, इसको ज़्यादा यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किरचॉफ रूल की स्टेटमेंट भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। इस चैप्टर को चाहे आप छोड़ सकते हैं यहाँ से, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन एसी, ये यहाँ से आप लोगों ने देखना है कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻ टी ओवर आर सी। तो Q जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बेसिकली तो वो आरसी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आरसी जो है ना वो टाइम के बराबर हो जाता है, या आरसी के जो वैल्यू जीरो होती है, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट होगा। और बस ये थोड़ा बहुत पढ़ कर लीजिएगा, इसमें से भी ज़्यादा वैसे पेपर में नहीं आता, लेकिन रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए क्या है। और ये फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशन दे दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि ये किसकी इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये ग्रोथ ऑफ चार्ज की है या डिके ऑफ चार्ज की है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आप लोगों को सिर्फ इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन करनी है इसमें से आपने। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आ गया है हमारे पास आगे। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये वही जो हम लोग एफएससी के अंदर पढ़ के आए हैं, फोर्सेस। और उसके बाद जो क्या है हमारे पास ये, अच्छा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10, ये लिखा हुआ है वर्ड गॉस। तो ये जो गॉस है ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, तो ये सीजीएस के अंदर है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सही है। उसके बाद जो है ना ये वीडी की फॉर्म में जो है ना निकाला हुआ है आई एल क्रॉस बी। तो ये हम लोग वैसे क्यू वी क्रॉस बी कर चुके हैं, ये आई एल क्रॉस बी अभी हम निकाल चुके हैं, ये भी पीछे से जो किया हुआ है बहुत है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ना, इसकी वैल्यू आप लोगों ने तैयार करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पी क्रॉस ई और पी डॉट ई, वहाँ पर जो था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था और ये किसके बराबर था, पी ई साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर जो है ना हमने करना है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और वो किसके बराबर होता है, म्यू के। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और इसके अंदर जो इसका यूनिट और ये सारी ये राइट हैंड साइड ये यूनिट्स की जो है ना इवैल्यूएशन आप लोगों ने लाजमी करनी है। नेक्स्ट इज द एम्पेयर्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सवेल इक्वेशन के हवाले से। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ, अच्छा ये जो है बायट सैवर्ट लॉ, ये एम्पेयर्स लॉ से पहले जो है ना बायट सैवर्ट लॉ इज डिफाइंड है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है ना ये पेपर में आई हुई है 2022 के पेपर में। 2022 का पेपर भी आज एक आध दिन में जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई थी और पूछा हुआ था ये किसकी इक्वेशन है, तो दैट इज द बायट सैवर्ट लॉ। तो बहुत सारे क्वेश्चन के रेफरेंस में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना बायट सैवर्ट लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसका, द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक। इसका भी सिर्फ आप लोगों ने फाइनल रिलेशन जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयार करना, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है कि ये किसका है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। और ये क्या है डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए क्या चेंज आ जाता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट
म्यू ओवर टू पाई। हाँ जी, यही है फाइनल रिलेशन। अच्छा, ये वही बात आ गई कि अगर जो बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के दरमियान जो है ना वो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में होंगी तो वो अट्रैक्ट करेगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो वो रिपेल करेगी। उसके बाद एम्पियर्स लॉ, एंड दैट इज गिवन del del cross b is equal to mu naught j, that is the ampere's law, and it is also known as मैक्सवेल इक्वेशन। ये भी एक मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ एम्पेयर लॉ। मैंने आपको पहले बताया है कि एक मैक्सवेल इक्वेशन पेपर में लाजमी आती है, तो इसलिए अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। ये भी मैंने आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई की वैल्यू होती है, और यहाँ पर जो है ना वो अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दी जाए तो बी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, डबल कर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा, ट्रिपल कर दिया जाए तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है, उसके बाद टोराइड क्या होती है। टोराइड जो है ना सोलिनॉइड बेंट इनटू सर्कुलर शेप इज कॉल्ड टोराइड, और टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड जो बस आप लोगों ने एंड से तैयार करना है। उसके बाद फैराडे लॉ वही है जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद लेंजेस लॉ भी वही है जो हम लोग आगे करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज आप लोगों ने करनी है, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, दिस इज आल्सो ए थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ये जो है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है ना ग्रेड सॉरी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेट टाइम के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो डेल क्रॉस ई देगा हमें, ठीक हो गया। और लेंसेज लॉ बस जो आपने किया हुआ है बहुत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, सही हो गया। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करने। अच्छा, एडी करंट्स को आप लोगों ने तैयार करना है कि एडी करंट्स क्या होते हैं जब हम जो है ना मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान, अच्छा जो मटेरियल होते हैं ना तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा करंट्स पैदा होते हैं उनको एडी करंट्स कहते हैं, और इनकी मिकदार जो है ना किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें जो है ना वो डायपोल मोमेंट आ जाएगा। बोहर ये गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, और इसको आप लोग लिख सकते हैं डेल डॉट बी, ये शायद यहाँ पे लिखा हुआ होगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ये वही लॉ है जिसके बारे में 3 से 4 दफा मैंने आप लोगों को पेपर में भी एक्सप्लेन किया है। ये जो है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज आल्सो ए मैक्सवेल इक्वेशन दैट इज नीड टू बी मॉडिफाइड इफ मोनोपोल एग्जिस्ट, तो ये पेपर के अंदर आई हुई थी। और म्यू एल किसके बराबर होता है, ये क्वांटाइजेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि जो एल इज क्वांटाइज इट इज इक्वल टू एच ओवर टू पाई, ठीक है। एन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन के ऊपर डिपेंड करता है। और म्यू बी बोहर मैग्नेटॉन की बात आ गई है, बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होती है, म्यू बी इज इक्वल टू दिस, जो इसका यूनिट क्या होता है, जॉल पर यूनिट टेस्ला। ये स्पिन मैग्नेटॉन है। मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, ये थोड़ा सा टफ भी है। पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है, क्यूरीज लॉ क्या होता है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होती है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो है ना वो वैल्यूज आप लोगों ने तैयार करनी है। ये कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोमेन कितनी होती है, इसका जो एरिया है वो हमें क्या बताता है, हिस्टैरिसीस लूप हमें क्या बताती है, इसमें जो रिटेंटिविटी पहले भी हम लोग पढ़ के आए हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छा और अच्छे तरीके से ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरी है तो मैं इसको सारी को रीड नहीं कर रही, तो ये क्लासिकल मॉडल के अंदर जो है ना वो एक्सप्लेन की जाती है। तो इसके अलावा जो है ना ये कभी भी जो है ना वो सेंटर में से दोबारा कर्व नहीं गुजरती। अगर इसका एरिया ज़्यादा है तो ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, और अगर कम है तो लाइट जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि आयरन और स्टील जो है ना वो हार्ड की एग्जांपल है। उसके बाद है इंडक्टेंस क्या होती है, इंडक्टेंस लेंज़ेस लॉ ऑफ जो हमने इंडक्टर पढ़ा था पहले, क्या होता है इंडक्टर, जो सेल्फ इंडक्शन एंड कॉइल पड़ी थी ना, वो एक्चुअल में इंडक्टर है। ये एल की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक हो गया। उसके बाद इंडक्टेंस की वैल्यू एन फाई ओवर आई, कैलकुलेटिंग द इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड की इंडक्टेंस क्या होती है। उसके बाद टोराइड की इंडक्टेंस क्या होती है, इनका फाइनल रिलेशन आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद इंडक्टेंस विद ए मैग्नेटिक मटीरियल, बस इसको भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे भी से पेपर जो है ना वो कम ही आता है। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बस, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, टॉ का यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट का जो यूनिट है वो सेकंड होता है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन, ये तो एफएससी से आप लोगों ने कर लिया होगा।
उसके बाद एलसी सर्किट भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जो है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाना है, ये नहीं करना आप लोगों ने, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ये भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट वाले पढ़ के आए हैं, बिल्कुल उन्हीं की एक्सटेंशन है। थोड़ी-थोड़ी सी जो बातें हैं ना वो एक्सप्लेन की हैं। फेज़र डायग्राम क्या होती है और फेज़ रिलेशन बिटवीन वीसी एंड आई क्या होता है। फेज़र डायग्राम ये अगेन बता के रिपीट हो गया, सॉरी। उसके बाद है करंट एम्प्लीफिकेशन। हाँ जी, ये इम्पीडेंस जो है ना, ये भी पेपर में पूछी गई थी। ये एफएससी के अंदर तो एक्सप्लेन नहीं की हुई। ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर जब बात आती है, तो हमारे पास इम्पीडेंस की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर। तो ये भी पूछी गई थी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी हमारे पास सीरीज और पैरेलल की बात जब आई थी। ट्रांसफार्मर, इसका प्रिंसिपल, ये सारा हम लोग वैसे एफएससी के अंदर पढ़ा आए हैं, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर भी पढ़ा है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको दोबारा यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत है। उसके बाद आगे अगेन जो है ना वो मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जो है ना वो हमारे पास आ गया। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना आईडीज की वैल्यू, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई। और उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशंस है डेल, इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। और ये तरतीब याद कर लीजिएगा, मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी थी। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो किसके बराबर है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी। ये आई थिंक सो हमने एम्पियर्स लॉ के अंदर जो है ना वो पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये सारी एक्सप्लेन की हुई हैं, इनको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों को मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए और इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं अगेन कह रही हूँ कि इस बुक को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।